नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर क्लासेज में। आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक होगा परिभाषाएं, डेफिनेशंस, यानी फसल विशेष से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो समझनी है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ऐसा नहीं पूछा जाता है डेफिनेशन लिखो, ऐसे आपको उसका अर्थ आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व कर सको। तो एक एक करके अपन कंप्लीट जो कॉम्बो है डेफिनेशनों का वो अपने एक स्लाइड बना रखी है, पीडीएफ बना रखी है। आइए साथियों उसकी चर्चा करते हैं। फसल चक्कर व भूमि चक्कर दोनों नाम से अर्थ लग रहा है। फसल चक्कर मतलब फसल को बदल बदल कर बोना, भूमि चक्कर यानी भूमि या जमीन को बदलना। फसल चक्कर क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब एक ही जमीन पर इस साल अलग फसल बोई, उस साल अलग फसल बोई, यानी एक ही जमीन पर फसलें बदलना लेकिन जमीन वही रहना, क्या होता है? फसल चक्कर। इसका जस्ट उल्टा भूमि चक्कर यानी जमीन बदलना। कैसे? आज यहाँ खेती की इस साल, अगली साल दूसरी के जगह खेती की, उसके अगले साल अलग जगह खेती की, उसको बोलते हैं जमीन बदलना या भूमि चक्कर। ऐसा पहले के जमाने में होता था, यहाँ खेती कर लेते थे वनों को जलाकर, फिर दूसरी जगह कर लेते थे। तो फसल चक्कर का मतलब था बदल बदल कर फसल बोना, एक ही जगह पर इस साल अलग फसल बोना, अगले साल अलग फसल बोना। तो नाम से पता लग रहा है फसल चक्कर, क्रॉपिंग रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब बदल बदल कर फसल बोना एक ही जगह पर। जबकि भूमि चक्कर या लैंड रोटेशन का मतलब जमीन बदल बदल कर खेती करना, यानी इस साल यहाँ खेती करना, अगले साल दूसरी जमीन पे खेती करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको उत्तर पूर्व क्षेत्र के अंदर जूमिंग नाम से जाना जाता है। जूमिंग किसको बोलते हैं? भूमि चक्कर को। तो जूमिंग की परिभाषा भी क्या होगी? जमीन बदल बदल कर खेती करना। भारत के कौन से क्षेत्र में इसे जूमिंग कहते हैं? उत्तर पूर्व में यह जूमिंग की जाती है। आप पढ़ रहे हैं क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग स्कीम। तीनों नाम मिलते जुलते हैं। फसल पद्धति, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग स्कीम। देखो तीनों नाम मिलते जुलते हैं, बस आपको इनका अर्थ याद रखना है, इनका मीनिंग्स याद रखना है। क्रॉपिंग सिस्टम यानी इस सिस्टम से खेती करना कि लिमिटेड संसाधनों से अधिक पैदा ली जा सके। तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब निश्चित संसाधनों के उपयोग से अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं वो, यानी ऐसा सिस्टम करना खेती का जिसमें लिमिटेड संसाधन, उपलब्ध संसाधनों से अधिक उपज ली जा सके। क्रॉपिंग पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है जैसे किसी एरिया पर चावल की खेती हो रही है, किसी एरिया में गेहूं की खेती है, वहां का पैटर्न है, यानी निश्चित समय व निश्चित स्थान पर उगाई जाने वाली फसल पद्धति क्या होती है? क्रॉपिंग पैटर्न। यानी एक विशेष जगह पर विशेष समय पर जो फसलें उगाई जाती है वो वहां का पैटर्न है। क्रॉपिंग स्कीम यानी किसी की कागज पर एक योजना तैयार करना कि लिमिटेड संसाधनों से कैसे कैसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसकी पहले से क्रॉपिंग सिस्टम से पहले कागज पे तैयार की जाती योजना होती है क्रॉपिंग स्कीम। तो क्रॉपिंग सिस्टम फसल पद्धति क्या था? निश्चित संसाधनों के उपयोग से अधिक उत्पादन लेना, जबकि इसी चीज की निश्चित संसाधनों से अधिक उपज लेने की जो कागज पर कार्य योजना तैयार की जाती है वो क्या थी? क्रॉपिंग स्कीम। जबकि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? निश्चित समय व निश्चित स्थान पर उगाई जाने वाली फसल पद्धति। मिश्रित फसल व मिश्रित खेती, दोनों नाम से लग रहा है मिश्रित यानी मिक्स। इसका मतलब मिश्रित फसल, मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स फार्मिंग। देखो एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों को उगाना, यानी एक ही खेत में एक ही समय पर अलग अलग फसलों को साथ उगा देते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित। ठीक है, लेकिन मिश्रित फसल की जगह मिश्रित खेती है तो इसका मतलब कृषि के साथ पशुपालन करना। मिश्रित फसलें उगाना तो है मिश्रित फसल, यानी एक ही समय पर एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों का उगाना, एक ही समय एक ही स्थान पर एक से अधिक फसलों का उगाना था मिश्रित फसल, मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन कृषि के साथ पशुपालन करना, कृषि के साथ मछली पालन करना, कृषि के साथ डेयरी चलाना, वो सब क्या है? मिश्रित खेती, मिश्रित फसल नहीं है। इसी प्रकार दो परिभाषाएं मोनोक्रॉपिंग और सोल क्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग व सोल क्रॉपिंग, इसका मतलब मोनो मतलब एक, यानी एक ही स्थान पर लगातार उसी फसल को उगाना। जैसे एक खेत है, उस पर इस साल भी खरीफ में मूंग की फसल, अगले साल भी मूंग, उससे अगले साल भी मूंग, यानी एक ही स्थान पर लगातार एक ही फसल को उगा रहे हैं, तो मोनोक्रॉपिंग।
लेकिन सोल क्रॉपिंग का मतलब एक समय में एक स्थान पर एक ही फसल उगाना। इसका मतलब भी एक, इसका मतलब भी एक, लेकिन परिभाषा को ध्यान से पढ़ो। मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही स्थान पर लगातार हर साल उसी फसल को उगाना, मोनोक्रॉपिंग। जबकि सोल क्रॉपिंग का मतलब है एक समय में एक स्थान पर एक फसल उगाना। देखो, जैसे मोनोक्रॉपिंग मतलब इस बार मूंग बोया, अगली साल उसी जगह मूंग बोया, अगली साल उसी जगह मूंग की फसल बोई, तो वो तो मोनोक्रॉपिंग। लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा अलग सोचो, एक ही समय में एक ही स्थान पर एक फसल उगाना, ठीक है। जैसे केवल मूंग की फसल उगाना, जैसे मैं आपको दो उदाहरण दूं, एक खेत में इस साल मूंग की फसल है, अगले साल मूंग की फसल, एक ही स्थान पर लगातार उसी फसल है, तो उसको मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। दूसरे अंदाज से ऐसे सोचोगे कि यार इस खेत में सिर्फ मूंग की फसल है, इस बार सिर्फ मूंग की फसल है, यानी क्या है, सिर्फ एक फसल उगाई है, सिर्फ एक फसल उगाना सोल क्रॉपिंग है। एक ही फसल को लगातार उगाना वो क्या है, मोनोक्रॉपिंग है। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक ही स्थान पर लगातार उसी फसल को उगाना, जबकि सोल क्रॉपिंग का मतलब है एक समय में एक स्थान पर एक फसल उगाना, यानी एक दो फसलें साथ नहीं उगाना। इसी प्रकार है मिश्रित फसल व अंतर शस्यीय फसल में क्या अंतर है। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग, देखो एक ही खेत में एक ही समय पर एक से अधिक बीजों को मिश्रित करके बोया जाता है। जैसे गेहूं के बीज और सरसों के बीज, उनके बीजों को मिक्स कर लिया और साथ में उगा दिया। तो जैसे ये पौधों की लाइन है, ये गेहूं का पौधा हो सकता है, ये सरसों का, ये गेहूं का, ये सरसों का, ये गेहूं का, ये सरसों का, यानी लाइनों में नहीं बोया, मिक्स ही बो दिया, यानी सरसों और गेहूं के पौधे मिक्स ही उगे हुए हैं, सरसों चने के पौधे मिक्स उगे हुए हैं, तो है मिश्रित। लेकिन एक ही खेत में एक ही समय पर अलग अलग पंक्तियों में अलग अलग फसल बोना, जैसे एक पंक्ति गेहूं की, एक पंक्ति सरसों की, जैसे एक पंक्ति सरसों के पौधों की और एक है चने के पौधों की, तो अलग फसल साथ साथ वही है लेकिन पंक्तियां अलग अलग है, तो वो है अंतर शस्यीय। और एक ही खेत में एक ही समय पर, इसमें भी एक ही लाइन है, एक ही खेत में एक ही समय पर, लेकिन एक ही खेत एक ही समय पर एक से अधिक बीजों को मिश्रित करके बोया जाता है, तो मिश्रित फसल। और एक ही खेत में एक ही समय पर अलग अलग पंक्तियों में फसल बोते हैं, लाइनों में, तो 4 लाइन गेहूं की है, 4 लाइन सरसों की है, तो है अंतर शस्यीय, और साथ मिक्स करके बो दिया जाता है, तो वो है मिश्रित फसल। अब है रिले क्रॉपिंग, एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना। जैसे आपने एक रिले दौड़ देखी होगी, एक बंदा यहां से दौड़ता है, ठीक है, वो बंदा यहां तक जाता है और यहां से रुकता है वो बंदा, उससे पहले दूसरा बंदा यहां से दौड़ स्टार्ट कर देता है, फिर एक बंदा यहां रुकता है, उससे पहले अगला बंदा यहां से दौड़ स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार एक फसल की बुआई की, उसकी कटाई से पहले पहले दूसरी फसल को उस खेत में बो दिया जाता है, जिससे समय का बचाव होता है। उससे कहते हैं रिले दौड़ की तरह रिले फसल बोना। जैसे एक बंदा दौड़ के रुकता है तब दूसरा शुरू हो जाता है, उसी प्रकार एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करने को रिले क्रॉपिंग, रिले फसल कहते हैं। मल्टी लेवल क्रॉपिंग, अलग अलग ऊंचाई की फसलों को बोना, यानी एक ही खेत में एक फसल की हाइट तो इतनी है, दूसरी फसल की हाइट इतनी है, तीसरी फसल की हाइट इतनी है, चौथी की, यानी अलग अलग ऊंचाई की फसलों को मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल की फसलों को उगाना मल्टी लेवल क्रॉपिंग कहलाता है। एरोपोनिक, नाम से लग रहा है हवा, एरो मतलब हवा, पोनिक यानी उसमें खेती करना, बिना मिट्टी के वायु में खेती करना क्या होती है, एरोपोनिक। इस विधि में, यानी इस विधि में 98% जल की बचत होती है, 60% फर्टिलाइजर की बचत होती है, 100% पेस्टिसाइड की बचत होती है। यानी हवा में खेती करने के लिए एक शब्द यूज में लिया है, साइंटिफिक वर्ड, उसको बोलते हैं एरोपोनिक। एरोपोनिक विधि में 98% वाटर की बचत होती है, 60% उर्वरक या फर्टिलाइजर की बचत होती है, 100% पेस्टिसाइड या कीटनाशकों की बचत होती है। तो एरोपोनिक मतलब बिना मिट्टी के वायु में खेती करना एरोपोनिक है, इसमें जल, उर्वरक और पेस्टिसाइड की बचत होती है। टेरा फार्मिंग एक शब्द है, ध्यान से देखें, इन परिभाषाओं में आपको अर्थ याद रखना है। पृथ्वी के पर्यावरण के अनुसार एक प्लेनेट विकसित करके खेती करना, जैसा पृथ्वी का एनवायरनमेंट है वैसा एक प्लेनेट विकसित करके वहां खेती करना, उस प्लेनेट पे क्या होती है, टेरा फार्मिंग। जैसे अपने पढ़ी थी एरोपोनिक यानी जल में खेती, तो हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक यानी वायु में खेती, उसी प्रकार हाइड्रोपोनिक का मतलब हाइड्रो यानी जल, हाइड्रोपोनिक यानी जल में
खेती। एनिडेशन एक शब्द है, खरपतवार व फसल की प्रतिस्पर्धा, यानी खरपतवार व फसल की प्रतिस्पर्धा को क्या नाम दिया गया है? एनिडेशन। जैसे खरपतवार और फसल को साथ में बुआई करते हैं तो वो जल के लिए, CO2 के लिए, स्पेस के जगह के लिए, पोषक तत्वों के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, उसको इस प्रतिस्पर्धा को क्या नाम दिया गया है? एनिडेशन। दलहनी प्रभाव या पल्स इफेक्ट, ये क्या होता है? फसल चक्कर में दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। फसल चक्कर में दलहनी फसलों को शामिल करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, इसे दलहनी प्रभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, इसलिए फसल चक्कर जो अपनाते हैं उसमें दलहनी फसलों को जरूर उगाएं। ऐसा करने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में, जैसे लेग्यूमिनेसी की फसलों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इसलिए क्या परिभाषा हुई? फसल चक्कर में दलहनी फसलों को शामिल करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, इसे दलहनी प्रभाव कहते हैं। दलहनी को पल्स क्रॉप, प्रभाव को इफेक्ट, इसलिए पल्स इफेक्ट कहते हैं। कॉटन इफेक्ट, कपास प्रभाव क्या होता है? कपास की फसल गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करती है, इसलिए ऊपरी सतह में पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसे कपास प्रभाव कहते हैं। जैसे ये जमीन है, ये कपास है, कपास की जड़ें गहरी होती है, यहां से पोषक तत्व लेगी, यहां से पोषक तत्व नहीं लेगी, यहां से लेगी, यहां से नहीं लेगी, जहां से नहीं लेगी वहां पर पोषक तत्व ज्यादा बच जाते हैं, इसको कपास प्रभाव कहते हैं, यानी कॉटन इफेक्ट कहते हैं। कपास की फसल गहराई से पोषक तत्व लेती है, ऊपर की मिट्टी से नहीं लेती है, तो ऊपर की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रह जाती है, यानी ऊपरी परत में पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसे कॉटन इफेक्ट या कपास प्रभाव कहते हैं। जवार प्रभाव या सोरगम इफेक्ट, ध्यान से देखें, जवार यानी सोरगम इफेक्ट यानी प्रभाव। जवार की फसल के अवशेषों का अपघटन देर से होता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए अगली फसल को 20% अधिक नाइट्रोजन देते हैं। जैसे जवार की फसल होते हैं, उसके जो अवशेष होते हैं उनका आसानी से अपघटन नहीं होता है, तथा जवार पोषक तत्व भी हाईली एक्जोटिव फसल है, या जमीन से पोषक तत्व अधिक लेती है, इसलिए अगली फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इसलिए जवार के बाद जो भी फसल उगाते हैं उसमें 20% नाइट्रोजन जितनी देनी है उससे अधिक देनी चाहिए। जवार प्रभाव क्या हुआ? जवार के फसल के अवशेषों का अपघटन, जवार के फसल के अवशेषों का अपघटन देर से होता है, तो अगली फसल को बराबर नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, नाइट्रोजन कमी हो जाती है, उससे जवार प्रभाव, सोरगम इफेक्ट यानी जवार के पौधे का प्रभाव है। यानी अगली फसल बोने से जब फसल पीली पड़ती है, नाइट्रोजन कमी है, तो ये मानते हैं इससे पहली फसल अपने जवार बोई थी, उसके कारण अगली फसल को नाइट्रोजन कम मिला है, तो ये जवार का प्रभाव पड़ा है, तो जवार प्रभाव या सोरगम इफेक्ट कहते हैं। इससे बचाव के लिए अगली फसल में 20% नाइट्रोजन अधिक देना चाहिए। मल्चिंग, मृदा की ऊपरी सतह को कूड़ा करकट या प्लास्टिक से ढक देते हैं, इसे मल्चिंग कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लो कि आपने ये पौधा उगाया, ये प्लास्टिक से ढक दिया आपने, यहाँ छेद रखा, यहाँ छेद रखा, यहाँ पौधा उगाया, बाकी पूरी खुली जगह को आपने प्लास्टिक से कवर कर दिया, या कूड़ा करकट या फसल अवशेष से कवर कर दिया, उसको मल्च बोलते हैं, मल्चिंग। ऐसा करने को मल्चिंग। ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ जो ढकी हुई जगह, इससे पानी का वाष्पन नहीं होगा, तो जल का बचाव होगा। दूसरी चीज, यहाँ जो खाली जमीन है, यहाँ पर प्लास्टिक की कवर लगा दी तो खरपतवारों का प्रभाव कम होगा, तो पानी का बचाव हो रहा है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, और खरपतवारों से भी बचाव हो रहा है, इसलिए मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग का मतलब खाली पड़ी जगह को किसी कूड़ा करकट, फसल अवशेष या प्लास्टिक की परत से ढक देते हैं, इसको मल्च बोलते हैं, इस प्रक्रिया को मल्चिंग बोलते हैं। अरेबल क्रॉप्स, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऐसी फसलें जिनमें अधिक जुताई की आवश्यकता होती है उन्हें अरेबल फसल कहते हैं, अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स क्या होगी? ऐसी फसलें जिनमें अधिक जुताई की आवश्यकता होती है, वो होती है अरेबल फसलें। जैसे आलू, चावल, गन्ना, मक्का, तंबाकू। गलियारा फसल या एली फसल, देखो बड़े बड़े वृक्षों के बीच में जो गैलरी टाइप में जगह होती है, वहां पर छोटी छोटी फसलें उगाना एली या गलियारा होती है। बड़े बड़े फल वृक्षों के बीच के गलियारों में छोटी फसलें उगा देते हैं, उसको गलियारा या एली फसल बोलते हैं। अब है नकदी फसलें या कैश क्रॉप। नकदी फसलें या कैश क्रॉप क्या होती है?
ऐसी फसलें जो धन अर्जित करने के लिए उद्देश्य से उगाई जाती है। देखो जैसे अपन दाल की फसलें, हालांकि वो भी मार्केट में बेचते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? दलहन उत्पादन करना, खाद्यान्न उत्पादन करना। अनाज वाली फसलों को अनाज के लिए उगाते हैं, तिलहनी फसलों को तेल उत्पादन के लिए उगाते हैं। लेकिन इन फसलों को यानी कोई घरेलू डोमेस्टिक उपयोग नहीं होता। हालांकि सभी फसलें किसान कॉमर्शियल लेवल पर करते हैं, आजीविका निर्वाह वाली खेती का जमाना नहीं रहा। अब सभी फसलें पैसे कमाने के लिए ही की जाती है खेती। लेकिन जो फसलें जैसे तिलहनी फसलों को ये मानते हैं उनका घरेलू यूज है तेल के लिए, दलहनी और अनाज वाले को खाने में उपयोग है, तो इसलिए उनको कैश क्रॉप नहीं मानते। कैश क्रॉप यानी जिसका कोई घरेलू उपयोग नहीं है, घरेलू उपयोग नहीं होकर सिर्फ कैश कन्वर्ट करने के लिए, नगद धन अर्जित करने के लिए उगाई जाती है। जैसे कपास का घर पर कोई यूज नहीं है, रेशा इंडस्ट्री में बेची जाएगी। गन्ने का सीधा उपयोग नहीं है। तंबाकू, जूट, गंवार जैसे इसकी जगह अभी मूंग लिखता है, उदाहरण गलत होता है। क्यों? मूंग दलहनी फसलें खाने के काम आती है। इसकी जगह अपन तिल लिखते हैं तो उसका तिलहनी फसल है, अपन तेल में रूप में उपयोग करते हैं। गेहूं लिखते हैं तो उसका अनाज के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी जिसका कोई डोमेस्टिक यानी घरेलू उपयोग नहीं होकर धन अर्जित के लिए उगाई जाती है, वो सभी कैश या नगद फसलें होती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, गंवार। कैच क्रॉप वो तो था कैश, ही है कैच क्रॉप। देखो कैच क्रॉप का मतलब होता है मुख्य फसल के खराब होने के बाद कम अवधि की फसल जो पोषक तत्वों के उपयोग के लिए बोई जाती है। जैसे आपने मूंग की फसल लगाई, आपने पहले फर्टिलाइजर का सारा खर्चा कर दिया, मूंग की फसल लगाई, बुआई से लेकर सारा खर्च कर दिया, आपने फर्टिलाइजर भी दे दिए, पोषक तत्व दे दिए, गोबर की खाद दे दी। लेकिन अधिक बरसात के कारण आपके खेत में फसल गल गई, यानी वाटर लॉगिंग से खराब हो गई। अब आपके पास जैसे जून में फसल उगाई थी, लेकिन जून एंड में अगस्त आ गया, अब सामने अक्टूबर में आप नई फसल उगाओगे, तो बीच के जो 2 महीने का समय है तथा मूंग में जो पोषक तत्व दिए, उर्वरक दिए, उनका उपयोग करना है। तो कम अवधि की फसल उगाओगे, जिससे वो जो अगली फसल तक अब उसकी फसल की कटाई भी हो जाए और पहले की सीजन में जो फसल दिए थे अपने पोषक तत्व या उर्वरक, उनका उपयोग भी हो जाए, समय का उपयोग भी हो जाए। ऐसी कम अवधि की फसल को उगा के कहते हैं कैच क्रॉप, यानी मुख्य फसल के खराब होने के बाद कम अवधि की फसल जो पोषक तत्वों का उपयोग के लिए उगाई जाती है, कैच क्रॉप कहते हैं। अब है रक्षक फसल, बॉर्डर फसल, गार्ड फसल। नाम से पता लग रहा है ऐसी फसल जो रक्षा करती है। कैसे? ऐसी फसल जिसका उपयोग मुख्य फसल को जानवरों से बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए किया जाता है, वो रक्षक फसल। यानी कोई भी कांटे वाली फसल जो मुख्य फसल के चारों तरफ लगा दी जाती है ताकि जानवर उस खेत में नहीं जाए, जानवरों से रक्षा की जा सके, जैसे कुसुम की फसल। अब है ट्रैप या फंदा फसल। क्या होती है? मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए उसी फसल कुल की दूसरी फसल उगाना, जैसे कपास के खेत में भिंडी उगाना। जैसे कपास और भिंडी दोनों एक ही कुल के पौधे हैं, यानी दोनों में प्रकोप होने वाले कीट लगभग एक जैसे हैं। तो क्या करोगे? कपास के मुख्य फसल में कहीं कहीं पर भिंडी के पौधे उगा दोगे, जिससे जो कीट कपास को लगने हैं वो भिंडी को लग जाएंगे, तो कपास की मुख्य फसल का बचाव किया जा सकता है। ट्रैप या फंदा फसल यानी मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए उसी कुल की दूसरी फसल उगाना ताकि वो कीट उस पर चले जाए, जैसे कपास के खेत में भिंडी उगाना। आच्छादित फसल और कवर क्रॉप, ऐसी फसल जो जमीन की सतह को अपनी पत्तियों से ढक देती है और मृदा अपरदन से होने को रोक देती है, जैसे चौला। चौला की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जब वो जमीन पर उगाते हैं तो पत्तियों से छा जाती है, जमीन दिखती नहीं है, इसलिए जब बारिश की तेज बौछार आती है उसको अपने ऊपर कवर कर लेती है, तो पहले जमीन पे नहीं गिर के चौले की पत्तियों पर गिरती है। इससे मृदा का अपरदन कम होता है, यानी चौले की पत्तियां जमीन को आच्छादित यानी कवर कर लेती है। तो आच्छादित फसल, कवर का फसल का मतलब ऐसी फसल जो जमीन की सतह को अपनी पत्तियों से ढक देती है और मृदा अपरदन को रोक देती है, जैसे चौला। उदाहरण भी आता है। अब है पूरक फसल व संपूरक फसल। एक तो पूरक फसल, दूसरी कौन सी है? संपूरक फसल। कंप्लीमेंट्री क्रॉप और सप्लीमेंट्री क्रॉप दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। यदि दो साथ उगाई जाने वाली फसलें एक दूसरे को लाभान्वित करती हैं तो वे पूरक फसलें होती है, लेकिन यदि दो साथ उगाई जाने वाली फसलें न तो एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है न ही हानि पहुंचाती है तो उसे संपूरक कहते हैं। यानी दो फसलें साथ हो गई, दोनों फसलें एक दूसरे को लाभ पहुंचाती, इस फसल का लाभ उस फसल को, उस फसल का लाभ इस फसल को, तो वो पूरक फसलें। लेकिन दो फसलें साथ पहुंचाई, न तो वो एक दूसरे को लाभ पहुंचा रही है न हानि पहुंचा रही है, तो वो है संपूरक फसलें। जैसे
पूरक फसल मतलब ऐसी दो फसलें जो साथ उगाने पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है, बेनिफिट करती है दोनों को, वो पूरक। जैसे जवार व लोबिया, लोबिया यानी चौला। जैसे कैसे, जैसे जवार के पौधे के साथ लोबिया का पौधा हो गया, तो लोबिया का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है जड़ों से, जिसका लाभ जवार को मिलता है। तो इसका लाभ इसको मिल गया। जवार का लाभ चौले को क्या है, चौले को बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए, और इसके जो तंतु को वो जवार के पौधे के साथ मिल जाता, दोनों एक दूसरे लाभान्वित हुए, तो वो है पूरक। संपूरक मतलब न तो एक दोनों साथ उगाई जाने वाली फसलें एक दूसरे को लाभ देती है, न हानि पहुंचाती है, वो होती है संपूरक। जैसे मक्का व कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी नीचे फैल रही है तो मक्का को कोई नुकसान भी नहीं कर रही, हानि भी नहीं कर रही है, और मक्का ऊपर बढ़ रहा है तो वो कुकुरबिटेसी को कोई लाभ न हानि कर रहा है, न्यूट्रल अवस्था में रहती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा फसलें क्या होती है, ऐसी फसलें जो एक दूसरे से कंपटीशन करती है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, जैसे जवार और बाजरा, दोनों ही बढ़ने वाली फसलें हैं, तो दोनों में आपस में कंपटीशन होगा। इसी जगह यदि जवार में मूंग उगा देते, चौला उगा देते, तो एक दूसरे को नाइट्रोजन देते, एक दूसरे को सहारा देते। चौले में जैसे मूंग उगा देते हैं तो मूंग जवार को फायदा देती, लेकिन जवार हो सकता है मूंग को नहीं देती, लेकिन मूंग तो जवार को देती क्योंकि नाइट्रोजन देता। लेकिन प्रतिस्पर्धा फसलें या कॉम्पिटिटिव फसलें ऐसी फसलें जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है, वह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जैसे जवार और बाजरा। इनका आपस में कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान है क्योंकि आपस में कंपटीशन करती है। ले क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो पशुओं को चरने के लिए उगाई जाती है, वो होती है ले फसलें। जैसे बरसीम के साथ सरसों उगाना, ऐसी फसलें जो पशुओं के चराने के लिए, फोडर के लिए उपयोग की जाती है, वो कौन सी है, ले फसलें। परिचायक या नर्स क्रॉप, नाम से लग रहा है साथ में उगाई जाने वाली फसल में एक फसल दूसरी फसल को सहारा देती है, उसको बोलते हैं नर्स या परिचायक, यानी नर्स या परिचायक का रोल निभाना। जैसे जवार और चौले को साथ निभाया तो क्या करेगी, जवार क्या होगी, चौले को बढ़ने के लिए सहारा देगी, यानी उसके तंतु को ऊपर बढ़ने के लिए सहारा देगी, सपोर्ट करेगी। तो साथ में उगाई जाने वाली फसलें में एक फसल दूसरी फसल को सपोर्ट करती है, सहारा देती है, तो उसको बोलते हैं परिचायक फसलें या नर्स क्रॉप। पेरा और अठेरा का मतलब होता है किसी फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई कर देना, पेरा और अठेरा होता है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, हालांकि धान में प्रयोग लिए जाते हैं ज्यादा। पेरा बिहार में अपनाया जाता है, अठेरा एमपी में या मध्य प्रदेश में अपनाया जाता है। स्किप क्रॉप्स, स्किप मतलब जैसे आपने कोई गूगल पर एड देखते हो तो एड आ रहा है, उस एड को, विज्ञापन को हटाने के लिए स्किप कर देते हो, स्किप एड, यानी उसको हटा दिया। यानी एक पंक्ति में फसल बोना, एक पंक्ति खाली छोड़ना, यानी एक पंक्ति में आपने फसल बो दी, इसमें आपने फसल बो दी, एक पंक्ति में फसल नहीं बोई, फिर एक पंक्ति में फसल बो दी, एक पंक्ति में नहीं बोई, यानी एक में फसल बो दी, एक पंक्ति आपने स्किप वाला बटन दबा दिया। समझ गए बात, यानी एक फसल में फसल बोना, दूसरी को स्किप कर देना, यानी छोड़ देना, फिर अगली पंक्ति में फसल बोना, फिर अगली पंक्ति में फसल नहीं बोना, एक में बोना, एक को खाली छोड़ना, क्या होता है स्किप। एक पंक्ति में फसल बोना वे एक पंक्ति खाली छोड़ना, क्या होता है स्किप क्रॉप। अवेन्यू क्रॉप्स, अवेन्यू क्रॉप्स यानी खेत के किनारे व सड़क के किनारे जो फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं एवेन्यू, यानी किसी सड़क के दोनों तरफ जो फसलें उगाई जाती है वो होती है एवेन्यू फसलें। क्लीनिंग क्रॉप यानी ऐसी फसलें, नाम से लग रहा है क्लीन यानी साफ, जिनकी शस्य क्रियाएं ऐसी है जो खेत को साफ सुथरा करती है। क्लीनिंग क्रॉप यानी ऐसी फसलें जो अपनी शस्य क्रियाओं से खेत को साफ सुथरा रखती है, जैसे कि आलू। समोच्चय फसल और वाणिज्य फसल, देखो समोच्चय यानी कंट्यूर क्रॉप्स, समोच्चय रेखा पर उगाई जाने वाली फसलें समोच्चय फसलें, नाम से लग रहा है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए समोच्चय रेखा क्या है। समोच्चय रेखा का मतलब होता है ढाल के विपरीत, ढलान के विपरीत, क्या नाम होता है, ढलान के विपरीत। समान ऊंचाई पर, दो चीजों से बनी होती है समोच्चय शब्द, समान ऊंचाई पर। समोच्चय का मतलब होता है ढलान के विपरीत व समान ऊंचाई पर। कैसे, जैसे आपका ये कोई पहाड़ नुमा संरचना है, ठीक है, तो इसमें ये ऐसे ढाल है, तो इस ढाल के विपरीत इस प्रकार पंक्तियों में बोना, लेकिन एक फसल और दूसरी जो लाइन फसल होगी वो समान ऊंचाई पर बोते हैं, यानी एक जगह समान ऊंचाई पर, ऐसे तिरछा नहीं बोते हैं, समान ऊंचाई पर। और ढाल के विपरीत जो फसल बोते हैं वो समोच्चय रेखाएं होती है, और उन समोच्चय रेखाओं पर जो फसल उगाते हैं वो समोच्चय फसल होती है। वाणिज्य फसल क्या होती है, समोच्चय फसल जल अपर्दन के लिए करते हैं या ऊंची नीची भूमि में अपनाते हैं। वाणिज्य फसल का मतलब
ऐसी फसल जो धन अर्जित के लिए उगाई जाती है, जिससे अपन ने पहले पढ़ा था कैश या नगद क्रॉप, वैसे ही कॉमर्शियल क्रॉप या वाणिज्य फसलें होती है जो धन अर्जित करने के लिए उगाई जाती है, कपास, तंबाकू, गन्ना। एनर्जी क्रॉप यानी ऐसी फसलें जिनसे एनर्जी या ऊर्जा प्राप्त होती है, वो एनर्जी क्रॉप्स होती है। समुद्र क्रॉप्स ऐसी फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए उगाई जाती है, जैसे चौला। समुद्र का मतलब होता है दबाना, समुद्र का मतलब पानी वाला समुद्र नहीं, स्मूदर करना यानी किसी को दबाना। यानी चौले में क्या होता है, पत्तियां होती है, इसकी छाया से नीचे खरपतवारों को ढक लेती है, कवर कर लेती है और खरपतवारों को ऊपर नहीं बढ़ने देती है, धूप प्रकाश नहीं मिलने देती है। इसलिए समुद्र मतलब दबाना, यानी किसी फसल की ऐसी वनस्पति की वृद्धि होना वो खरपतवारों की वृद्धि को रोक दे। तो ऐसी फसलें जो खरपतवारों की वृद्धि को रोक दे, स्मूदर कर दे, वो स्मूदर क्रॉप होती है, जैसे चौला। सोइलिंग फसलें ऐसी फसलें हैं जो जानवरों के भोजन के लिए हरी अवस्था में काटी जाती है, बरसीम। यानी ऐसी फसलें जिनको हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाया जाता है, जैसे रिचका, बरसीम। इनको पकाया नहीं जाता, जैसे जवार भी पशुओं को खिलाई जाती है, लेकिन जवार पकने के बाद खिलाई जाती है, ठीक है। लेकिन हरी अवस्था में काट के पशुओं को खिलाते हैं, उन फसलों को सोइलिंग कहते हैं, जैसे बरसीम और रिचका। टोक्यो खेती, ये क्या होता है, वन रोपण के बाद पेड़ बड़े होने तक की जाने वाली खेती। जैसे किसी जगह आपने प्लांटेशन कर लिया नीम के पौधों का या किसी और चाट बगीचे का, तो जब तक बगीचा छोटा है, वन छोटा है, फॉरेस्ट एरिया, तब तक उसमें खेती कर ली जाती है और वन बड़ा होने के बाद उसमें खेती नहीं की जाती। तो वन रोपण के बाद जब तक पेड़ छोटे होते हैं, बड़े होने तक जो खेती की जाती है उस पद्धति को कहते हैं टोक्यो खेती। दियारा खेती क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नदी के किनारे पर की जाने वाली खेती। जैसे ये कोई नदी बह रही है, ये जो साइड का एरिया है नदी के, यहाँ पर जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दियारा खेती। नदी के किनारे पर की जाने वाली खेती क्या है, दियारा खेती। कुकुरबिटेसी फसलों में अधिक करते हैं। प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता, फोटो पीरियोडिज्म, इसको ध्यान से सुने। प्रत्येक पौधे के पुष्पन के समय, कब, पुष्पन के समय सूर्य कितने घंटे चमकता है, कितना तापमान होता है डिग्री, वो इंपॉर्टेंट नहीं, सूर्य कितने घंटे चमकता है, कितने घंटे धूप मिलती है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसको बोलते हैं प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता। फोटो यानी प्रकाश, पीरियोडिज्म मतलब कितने पीरियड के लिए चमकता है। प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता यानी प्रकाश कितने घंटे तक मिलता है, तापमान नहीं, प्रकाश यानी सूर्य कितने घंटे तक चमकता है, कब, जब पौधे के पुष्पन आते हैं। उसके आधार पर प्रत्येक पौधे के पुष्पन के लिए सूर्य प्रकाश की अवधि अलग अलग होती है। इस प्रकाश प्रभाव को प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता कहते हैं। यानी कुछ पौधों को सूर्य अधिक घंटे चमकने की आवश्यकता होती है, किसी को कम, उसको प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता बोलते हैं। इसके आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा है, लघु दिवस पौधे, दीर्घ दिवस पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे। लघु दिवस यानी जिनको सूर्य 10 घंटे से कम चमकने की आवश्यकता होती है। दीर्घ दिवस का मतलब जिसके पुष्पन के समय 14 घंटे से अधिक सूर्य चमकना चाहिए। दिवस निष्प्रभावी जिन पर डे न्यूट्रल, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य कितने घंटे चमका हो, कब, पुष्पन के समय, क्योंकि प्रत्येक पौधे के पुष्पन के लिए सूर्य प्रकाश की अवधि अलग अलग होती है। इसे प्रकाश प्रभाव को प्रकाश प्रतिदीप्तिकालिता कहते हैं। यानी फ्लावरिंग के टाइम सूर्य के कितने घंटा चमका हो उसको कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म, उसका क्या प्रभाव रहा, इसके आधार पर लघु दिवस, दीर्घ दिवस और दिवस निष्प्रभावी कहते हैं। तो इन तीनों के एग्जाम्पल बहुत मोस्ट है। जैसे लघु दिवस वाले पौधे कौन से हैं, अक्सर यह स्टूडेंट मात खा जाते हैं कि लघु दिवस में रबी वाले, सर्दी वाले पौधे कर देते हैं और दीर्घ दिवस में खरीफ वाले कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट की सोच होती है खरीफ में दिन लंबा होता है, रबी में छोटा होता है। अपन एक चीज भूल जाते हैं कि प्रत्येक पौधे के पुष्पन के लिए, वृद्धि के लिए नहीं, पुष्पन के लिए। तो खरीफ का पुष्पन कब आएगा, जब सितंबर, कुछ फसलों का सितंबर अक्टूबर आ जाता है। रबी का पुष्पन कब आएगा, जब गर्मियां शुरू होने लग जाती है, जैसे फरवरी, मार्च, जैसे जैसे मार्च का महीना आता है वैसे आ जाती है। तो इसका उल्टा है, जो जितनी भी रबी की फसलें होगी वो दीर्घ दिवस होगी, लेकिन जितनी भी खरीफ की फसलें होगी वो लघु दिवस होगी। ठीक है, खरीफ फसलें लघु दिवस, रबी फसलें दीर्घ दिवस। लेकिन दिवस निष्प्रभावी जिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूर्य कितना घंटा चमका हो। जैसे मोस्ट एग्जांपल उदाहरण है सूरजमुखी, इसके अलावा कपास, टमाटर, मिर्च, बैंगन। नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक होगा क्रांतियां या रिवॉल्यूशन, यानी किस वर्ष में कौन सी क्रांति आई थी,
और उसका जनक कौन था और किस फसल के बारे में आई थी। तो इनमें सन से ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी क्रांति का संबंध किस फसल से या किसके उत्पादन से संबंधित है, वह अपन अध्ययन करेंगे आज। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी किस ईयर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ये एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो आइए साथियों चर्चा करते हैं। क्रांति, क्रांति का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, REVOLUTION, रिवॉल्यूशन। यानी अलग अलग चीजें, अनाज उत्पादन, तिलहन उत्पादन के लिए अलग अलग क्रांतियां आई थी और कौन सी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वन बाय वन अपन चर्चा करते हैं। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित के लिए ग्रीन, रिवॉल्यूशन क्रांति के लिए रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का संबंध किससे था? अनाज उत्पादन से संबंध था। आगे अपन विस्तार से भी अध्ययन करेंगे हरित क्रांति क्या होती है, किस फसल से संबंधित था। जैसे हरित क्रांति का संबंध अनाज वाली फसलों से था, अनाज वाली 5 फसलों में से विशेष रूप से गेहूं व चावल से था, उसमें से भी विशेष रूप से गेहूं पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। HD 2329 किस्म काम में ली गई थी, तो इसके बारे में अलग से अपन चर्चा करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी क्रांति का संबंध किससे था। हरित क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? अनाज उत्पादन। भूरी क्रांति, भूरी यानी ब्राउन, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण वह उर्वरक से माना जाता है। नीली क्रांति, नीली यानी ब्लू, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का संबंध फिशरीज से है यानी मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति, पीली यानी येलो, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, सरसों से, जैसे विशेष रूप से तिलहन यानी ऑयल सीड वाली फसलें। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध बायोडीजल से है। तो साथियों हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध अनाज उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध खाद्य प्रसंस्करण व उर्वरक से है, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, तिलहन यानी तेल वाली फसलें, ऑयल सीड। काली क्रांति का संबंध ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी बायोडीजल से है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से है। और इसके जनक कौन थे? वर्गीस कुरियन। कौन थे? वर्गीस कुरियन नाम के साइंटिस्ट थे। लाल क्रांति का संबंध मांस व टमाटर उत्पादन से है। रेड रिवॉल्यूशन, लाल यानी रेड, क्रांति यानी रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? मांस व टमाटर उत्पादन से। सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? फल उत्पादन से, विशेष रूप से एप्पल या सेब से। इसका जनक माना जाता है KL चड्डा को। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध है आलू उत्पादन से। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है अंडा उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति यानी रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध है मिश्रित रूप, यानी सभी क्रांतियों को जो मिश्रित रूप मानते हैं वो है इंद्रधनुष या रेनबो। जैसे इंद्रधनुष में अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है, अलग अलग क्रांतियों का मिश्र रूप क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, जनक वर्गीस कुरियन। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन का जनक लाल क्रांति का संबंध मांस व टमाटर से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, जनक KL चड्डा है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, रजत यानी सिल्वर। इंद्रधनुष यानी रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध मिश्रित रूप से, सभी क्रांतियों के मिश्रित रूप से। साथियों जैसे अपन ने पढ़ा था हरित क्रांति, तो इसके बारे में ये भी पूछते हैं किससे संबंध है? तो अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति का जनक कौन था? एनी बोरलॉग यानी नॉर्मन ई बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक थे। लेकिन हरित क्रांति का जनक किसको मानते हैं? नॉर्मन ई बोरलॉग को। लेकिन भारतीय हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? ऐसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक तो एनी बोरलॉग, लेकिन भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक, यानी ये जनक है जो भारत के अंदर जनक किसको मानते हैं? भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को। किसको? MS
स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन को ध्यान रखना। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है, 5 फसलें थे इससे संबंधित, उनमें से सबसे अधिक कार्य गेहूं पे हुआ था, और गेहूं के भी एक किस्म थी, सबसे अधिक कार्य गेहूं पे हुआ था, और उसमें भी एक विशेष रूप से HD 2329 किस्म को याद रखना, इस पर बहुत ज्यादा कार्य हुआ था हरित क्रांति में। ठीक है, हरित क्रांति किस सन में आई थी यह भी पूछा जाता है, 1966-67 में। तो हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध अनाज उत्पादन से, 5 फसलें थी इसमें, विशेष रूप से गेहूं, HD 2329 किस्म काम मिली थी, किस सन में आई थी, 1966-67 में। इसका जनक एनी बोरलॉग को माना जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को, लेकिन भारत के अंदर इसका जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, यह शब्द किसने दिया था, विलियम गॉर्ड ने। किसने, विलियम गॉर्ड नाम के साइंटिस्ट ने शब्द दिया था। तो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध अनाज उत्पादन से है, विशेष रूप से गेहूं से, HD 2329 किस्म से, और 1966-67 में ये आई थी। इसका जनक एनी बोरलॉग को मानते हैं, भारतीय जनक या भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को मानते हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉर्ड ने दिया था। तो एक एक करके अपने हरित क्रांतियां पढ़ी, ये क्रांतियां पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्रांतियां भी हैं, जैसे बादामी क्रांति या बादाम क्रांति, आलमंड रिवॉल्यूशन, मसाला उत्पादन से, किससे संबंध है इसका, मसाला उत्पादन से। प्रोटीन क्रांति यानी प्रोटीन क्रांति का संबंध दलहन उत्पादन यानी पल्स क्रॉप, पल्स यानी दाल वाली क्रॉप है। परभणी क्रांति, इसका उत्पादन भिंडी उत्पादन से है, क्योंकि एक किस्म भी परवणी नाम से इनकी बनी थी, परवणी क्रांति के नाम से, जिसका उत्पादन अच्छा था, इसलिए परवणी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, और परवणी क्रांति भिंडी की एक किस्म भी है। ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज रिवॉल्यूशन का संबंध नींबू वर्गीय फलों से था, सिट्रस से। क्या था, सिट्रस, सिट्रस बोलते हैं नींबू वर्गीय फलों को। सतत क्रांति, इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इवर ग्रीन, सतत हरित, हमेशा हरित, यानी इवरियन हमेशा, ग्रीन यानी हरा, तो इवर ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब था अधिक उपज वाली किस्मों का सतत उत्पादन। तो बादाम क्रांति का मतलब मसाला उत्पादन से संबंध था। प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन रिवॉल्यूशन का संबंध दलहन उत्पादन यानी पल्स क्रॉप से था। परभणी क्रांति का संबंध भिंडी उत्पादन से था, क्योंकि परभणी क्रांति भिंडी की एक किस्म भी है, वैरायटी है। ऑरेंज क्रांति का संबंध नींबू वर्गीय फल से था। सतत हरित क्रांति का संबंध अधिक उपज वाली किस्मों का सतत उत्पादन से था। अब जो पहली हरित क्रांति पढ़ी थी अपन ने क्रांतियां, उसके बारे में वापस थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हरित क्रांति काफी मोस्ट है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका जनक या पिता किसको मानते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को, जैसा अपन ने अभी अध्ययन किया था पहले। हरित क्रांति के पिता भारत में किसको मानते हैं, भारत में जनक MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉर्ड ने दिया था। हरित क्रांति वर्ष 1966-67 माना जाता है। हरित क्रांति में अनाज वाली फसलें आती है। अनाज वाली में भी गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, यानी कुल कितनी फसलें आती है, 5 फसलें। उनमें से गेहूं पे अधिक कार्य हुआ था, गेहूं की 2329 किस्म पे अधिक कार्य हुआ था। यह हरित क्रांति के बारे में था। जो अपन ने एक एक करके क्रांतियां पढ़ी, प्रत्येक क्रांति का संबंध किससे था, स्पेशली हरित क्रांति के बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है। तो अब एक क्वेश्चन है, भारतीय GDP में कृषि का योगदान कितना है, 14.1%, 14.1%। तो अभी तो अपन ने पढ़े थे क्रांतियां। अब इसी टॉपिक में एक शॉर्ट टॉपिक है, वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वर्ष या राष्ट्रीय वर्ष, यानी ईयर्स। जैसे किसी वर्ष को चावल वर्ष बोल दिया, किसी को नीम वर्ष बोल दिया अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, किसी को गाजरगार वर्ष बोल दिया, यानी उस वर्ष में स्पेशली उस पर ज्यादा कार्य हुआ, उसको घोषणा की गई वर्ष की। जैसे 2004 को चावल वर्ष बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आता है, राइस ईयर्स या चावल वर्ष किस ईयर को बोलते हैं, नीम वर्ष किस ईयर को बोलते हैं, या 2005 को कौन से वर्ष के नाम से बोलते हैं। तो बस ये याद रखना है, 2004 को चावल वर्ष या ऐसे बोलते हैं राइस ईयर, राइस ईयर चावल। 2005 को नीम वर्ष बोलते हैं। 2006 को गाजर घास वर्ष व मरुस्थल वर्ष बोलते हैं। 2007 को जल वर्ष यानी वाटर ईयर बोलते हैं। 2008 को पोटैटो ईयर यानी आलू वर्ष बोलते हैं। यानी इस ईयर को
2008 को जैसे आलू वर्ष घोषित किया गया था, 2009 को सिल्क वर्ष यानी रेशा वर्ष बोलते हैं, 2010 को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी ईयर बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो 2004 को चावल वर्ष घोषित किया गया, 2005 को नीम वर्ष, 2006 को गाजर वर्ष वृषतल वर्ष, 2007 को जल वर्ष, 2008 को आलू वर्ष, 2009 को रेशा वर्ष, 2010 को जैव विविधता वर्ष। इसी प्रकार 2011 को वन वर्ष यानी फॉरेस्ट ईयर, 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतरराष्ट्रीय कोऑपरेटिव ईयर्स, 2012 को भारत में उद्यानिकी वर्ष यानी हॉर्टिकल्चर ईयर इंडिया में, 2015 को सोइल वर्ष यानी मृदा वर्ष माना गया, 2016 को दलहनी ईयर, दलहनी पल्सेज ईयर घोषित किया गया, दलहनी यानी पल्सेज, पल्सेज ईयर, 2020 को पादप स्वास्थ्य वर्ष, प्लांट हेल्थ ईयर्स, 2021 को फल एवं सब्जी वर्ष। तो 2011 को फॉरेस्ट ईयर या वन वर्ष, 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, 2012 को भारत में उद्यानिकी वर्ष, 2015 को मृदा वर्ष, 2016 को दलहनी वर्ष, 2020 को पादप स्वास्थ्य वर्ष, 2021 को फल एवं सब्जी वर्ष अलग अलग घोषित किया था। तो अपन ने क्रांतियां वे वर्ष पढ़े थे। कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, राजफेड की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, हेडक्वार्टर है जयपुर। नाफेड की स्थापना 1958 में दिल्ली में हुई। नाबार्ड जो संस्था है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के हिसाब से, इसका डेट वाइज पूरा याद रखना है। 12 जुलाई 1982 को शिवारामन कमेटी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982। भारत की फसल सघनता, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है? 138%। भारत का उर्वरक उपभोग कितना है? 135 किलो प्रति हेक्टर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी एक चैप्टर आएगा, उसमें अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैसे ज्ञात करते हैं और क्या फॉर्मूला है। तो साथियों, ये एक शॉर्ट क्लास थी। इस क्लास में अपन ने क्रांतियां यानी रिवॉल्यूशन व ईयर्स जो अलग अलग वर्ष को घोषित किया गया उसका अध्ययन किया था। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, एग्रीएंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अब अपन पढ़ रहे हैं बेसिक एग्रीकल्चर, बेसिक शस्य विज्ञान का पार्ट। उसमें जो शॉर्ट टॉपिक है, छोटे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज अपन कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जैसे राजस्थान में कौन कौन सी मंडियां हैं और कौन सी मंडी किस फसल के लिए है और वो कहाँ पर है, कौन से रसायन, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन से मोस्ट रसायन होते हैं, किस वैज्ञानिक का योगदान किस फसल के लिए रहा, किस एक्टिविटी के लिए रहा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। आइए साथियों, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। पहला अपना पॉइंट पढ़ रहे हैं कि कौन सी मंडी किस फसल के लिए है और कहां पर है। ये टॉपिक आपको शॉर्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक करके इधर नाम लिखेंगे। मंडी, मंडी का मतलब ऐसी जगह जहां किसान अपनी फसल बेचता हो। जैसे कोई जीरा मंडी है, इसका मतलब किसान वहां पर जीरा की सेल होती है। एक पॉइंट है, एक पैलेस है जहां जीरा की सेल होती है। इस प्रकार हर फसल विशेष की कुछ राजस्थान में इंपॉर्टेंट मंडियां हैं। आइए उनकी चर्चा करते हैं। पहले है मेड़ता सिट्टी मंडी जो नागौर में है। वो किस फसल की मंडी है? जीरा की। वैसे सभी फसलें आती है वहां, लेकिन जीरा की एक फेमस मंडी है। भवानी मंडी कहां पर है? झालावाड़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरा के लिए। संतरा एक नींबू वर्गीय फल होता है, मौसमी संतरा। तो संतरा के लिए एक प्रसिद्ध मंडी है। मंडी मतलब ऐसी जगह है जहां किसी चीज की सेल की जाती है यानी बेचा जाता है। अलवर में कौन सी मंडी है? प्याज मंडी। तो प्याज मंडी कहां है? अलवर में। प्याज यानी ऑनियन। साथियों, अजमेर में फूल मंडी है। फूल यानी फ्लावर यानी पुष्प, फ्लावर। फ्लावर मंडी कहां है? अजमेर में। आंवला की एक प्रसिद्ध मंडी है चोमू में, और चोमू कहां है? जयपुर में। तो जयपुर में आंवला की मंडी है। बस्सी जयपुर में टमाटर की मंडी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टमाटर की मंडी कहां है? बस्सी। बस्सी कहां है? जयपुर में। मेहंदी की प्रसिद्ध मंडी कहां है? सोजत सिटी में। सोजत सिटी है पाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो जीरा की मंडी कहां है? मेड़ता सिटी नागौर में। संतरा की मंडी कहां है? भवानी मंडी जो झालावाड़ में है। प्याज की मंडी कहां है? अलवर में। फूल मंडी कहां है? अजमेर में। आंवला की मंडी कहां है?
चोमू जयपुर में, टमाटर की मंडी है बस्सी जयपुर में, मेहंदी की प्रसिद्ध मंडी सोजत सिटी पाली में। इसी प्रकार इसबगोल की एक प्रसिद्ध मंडी है बीनमाल में, और बीनमाल कहाँ स्थित है? जालोर में। सोनामुखी की मंडी कहाँ है? सोजत रोड। सोजत रोड कहाँ है? पाली में। जीरा मंडी कहाँ है? एक तो थी मेड़ता सिटी में, दूसरी कहाँ है? जोधपुर में। जैसे जो मेड़ता वाली मंडी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल जीरा ही आता है, जीरा के ज्यादा वहाँ सेल होती है, अन्य चीजें भी आती हैं, जीरा के लिए वो प्रसिद्ध है। तो जीरा के लिए एक मेड़ता सिटी और दूसरी कौन सी है? जोधपुर। ये जीरा के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। मिर्च की मंडी कहाँ है? टोंक में। किन्नू, किन्नू क्या होता है? एक नींबू वर्गीय फल होता है जो संतरा, मौसमी, किन्नो आगे पढ़ेंगे जब अध्ययन करेंगे प्रत्येक का। तो किन्नो का मंडी कहाँ है? श्री गंगानगर में। धनिया की मंडी, कोरिएंडर की मंडी कहाँ है? रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी कहाँ स्थित है? कोटा में। फूल यानी पुष्प जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, फूल मंडी कहाँ है? अजमेर में। तो अजमेर में किस जगह है वो? पुष्कर अजमेर मंडी के नाम से जानते हैं, पुष्कर में है, और पुष्कर अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो फूल मंडी पुष्कर में है। टिंडा की मंडी कहाँ है? शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ है? जयपुर में है। लहसुन यानी गार्लिक, प्याज लहसुन होते हैं ना, लहसुन, लहसुन की मंडी कहाँ है? छिपा बड़ौद और छबड़ा में यानी बारा में। अश्वगंधा की मंडी कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़ में। मूंगफली की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। लघु वन उपज की मंडी कहाँ है? सवीना में। सवीना कहाँ है? उदयपुर में। मटर की मंडी कहाँ है? बसेड़ी, जो कहाँ है? जयपुर में। अमरूद की मंडी कहाँ है? सोई माधोपुर में। तो साथियों फिर चर्चा करते हैं। लहसुन की मंडी कहाँ है? छिपा बड़ौद छबड़ा में। अश्वगंधा विथेनियो सोमनीफेरा की मंडी कहाँ है? जालरा पाटन झालावाड़ में। मूंगफली की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। लघु वन उपज की कहाँ है? सवीना उदयपुर में। मटर की मंडी कहाँ है? बसेड़ी, जो कहाँ है? जयपुर में। अमरूद की मंडी कहाँ है? सोई माधोपुर। अब है दिवस यानी डेज, DAYS, यानी एक फिक्स दिवस या दिन को किसी एक्टिविटी या गतिविधि विशेष के लिए घोषित कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। जैसे शिक्षा दिवस, साक्षरता दिवस, टीचर्स डे, पृथ्वी दिवस, कृषि दिवस, अलग अलग दिवस को घोषणा कर दी जाती है। तो अपन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित या रिलेटेड कौन कौन से दिवस हो सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। कृषि दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, अर्थ यानी पृथ्वी, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। ICR दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। ठीक है, तो कृषि दिवस 1 जुलाई को, एग्रीकल्चर डे, कृषि दिवस यानी एग्रीकल्चर एजी डे। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस यानी वाटर डे 22 मार्च, राजस्थान दिवस 30 मार्च, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे 22 अप्रैल, पर्यावरण दिवस 5 जून एनवायरमेंट डे यानी 5 जून, ICR दिवस 16 जुलाई। ICR दिवस 16 जुलाई को इसलिए मनाते हैं क्योंकि ICR की स्थापना कब हुई थी? ICR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी ICR की, इसलिए 16 जुलाई को ही ICR दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को। किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, जो आदरणीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की याद में। अब है फसल एवं संबंधित क्रियाएं, यानी कौन सी क्रॉप में कौन सी एक्टिविटीज होती है। हालांकि इन क्रियाओं का अलग से अध्ययन, जैसे जूट में स्ट्रिपिंग होती है, तो स्ट्रिपिंग क्या होती है जब जूट का अध्ययन करेंगे उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी फसल में कौन सी क्रिया होती है। तो क्यूरिंग कहाँ होती है? तंबाकू व चाय में।
क्या होती है, तंबाकू और चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद सुखाया जाता है, उसको क्यूरिंग बोलते हैं। किसमें होती है, तंबाकू व चाय में। स्ट्रिपिंग किसमें होती है, जूट में। स्ट्रिपिंग यानी जो जूट से रेशा अलग किया जाता है उसमें स्ट्रिपिंग की जाती है। चुंटाई किसमें होती है, चने में। चुंटाई बोलते हैं निपिंग भी, यानी चने की पत्तियों को ऊपर से तोड़ा जाता है, चुंटाई की जाती है, चने में की जाती है। टॉपिंग किसमें की जाती है, कपास में। क्यों की जाती है, कपास का पौधा जब लंबाई में अधिक बढ़ जाता है और फ्लावर कम आते हैं तो ऊपर के टॉप भाग को काट दिया जाता है ताकि साइड में शाखाएं निकलती है, उनसे फ्लावर अधिक बनते हैं, तो टॉपिंग बोलते हैं। टॉपिंग कपास में की जाती है। रैपिंग किसमें की जाती है, गन्ना में की जाती है। ट्रेसिंग किसमें की जाती है, गन्ना में की जाती है। एरोविंग किसमें पाई जाती है, गन्ना में। एरोविंग यानी गन्ना के पुष्पक्रम को एरो बोलते हैं, पुष्पक्रम का खिलना एरोविंग कहलाता है गन्ने में। रेटूनिंग किसमें की जाती है, गन्ना में। रेटूनिंग सब जानते हो, गन्ना की एक बार फसल के बाद उसको दोबारा फसल बोने के बजाय जब फसल काटते हैं तो जड़ के पास में से तना को काट लिया जाता है और जो बचा हुआ तने का भाग होता है जड़, उससे नया पौधा निकल जाता है, उसको पेड़ी बोलते हैं और वो बोलते हैं रेटूनिंग, यानी गन्ना की पेड़ी। अब स्केटिंग टमाटर में करते हैं, यानी टमाटर में सारा दिया जाता है स्केटिंग का। टिपिंग चाय में करते हैं। तो अभी आपको याद रखना कौन सी एक्टिविटी कौन सी फसल में करते हैं। क्यूरिंग तंबाकू व चाय में करते हैं। स्ट्रिपिंग जूट में करते हैं। चुंटाई या निपिंग चने में करते हैं। टोपिंग कपास में करते हैं। रैपिंग गन्ना में करते हैं। ट्रेसिंग गन्ना में होती है। एरोविंग किस में पाई जाती है, गन्ना में। रेटोनिंग किस में होती है, गन्ना में। स्टैकिंग किस में होती है, टमाटर में। टिपिंग किस में होती है, चाय में। इसी प्रकार अर्थिंग अप किस में होती है, आलू में। अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। रेटिंग किस में होती है, जूट में। प्रोपिंग किस में होती है, गन्ना व केला में। डिटेसलिंग, टेसल गन्ना के नर भाग को कहते हैं, नर पुष्पक्रम को। टेसल को हटाना। डिटेसलिंग किस में करते हैं, मक्का में। डिसकरिंग किस में करते हैं, तंबाकू व केला में। यानी एक केले के पौधे के पास छोटे छोटे सकर्स निकलते हैं, उस सकर्स को काट के दूसरी जगह लगाना डिसकरिंग होता है, तंबाकू व केला में करते हैं। पेगिंग किस में पाई जाती है, मूंगफली में। यानी मूंगफली की जो सुइयां निकल के जमीन में जाती है, पेग सुइयां, उनको पेगिंग बोलते हैं। गिनिंग किस में की जाती है, गिनिंग किस में, कपास में। तो अपन ने जो एक्टिविटी कौन सी फसल में कौन सी एक्टिविटी किया था उसका नाम पढ़ा था, याद किया था, कौन सी फसल में कौन सी एक्टिविटी पढ़ी जाती है। अब अपन पढ़ेंगे किस फसल को एक विशेष नाम दिया गया है, जैसे किसी को फलों का राजा, किसी को अनाज वाली फसलों का राजा, किसी को अनाज वाली फसलों की रानी। ये बहुत शॉर्ट सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एजिट अपन को याद करना है। अनाज का राजा किसे बोलते हैं, गेहूं को। देखो राजा को बोलते हैं किंग, तो ऐसे भी लिखा हो सकता है किंग ऑफ सीरियल। ऐसा क्यों, किंग यानी राजा और सीरियल का मतलब अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों का किंग ऑफ सीरियल, अनाज वाली फसलों का राजा किसको बोलते हैं, गेहूं को। तो रानी किसको बोलेंगे अनाज वाली फसलों का, मक्का को यानी मेज को। तो इसको क्वीन ऑफ सीरियल कह सकते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल। किंग ऑफ सीरियल यानी अनाज वाली फसलों का राजा गेहूं, क्योंकि सीरियल का मतलब होता है अनाज वाली फसलें। क्वीन ऑफ सीरियल यानी अनाज वाली फसलों की रानी कौन है, मक्का। फलों का राजा किसको बोलते हैं, आम को। किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग यानी राजा, फ्रूट्स यानी फल। फलों की रानी पाइनएप्पल या लीची को बोलते हैं। उष्णकटिबंधीय फलों का राजा सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। उष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण, और उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल फलों का राजा किसको बोलते हैं, सेव। सेव यानी एप्पल। मसालों का राजा किंग ऑफ स्पाइसेज, यानी किंग यानी राजा, किंग ऑफ स्पाइसेज। स्पाइसेज यानी मसाला, किसको बोलते हैं, काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। काली मिर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लैक पेपर। ठीक है, तो मसालों की रानी क्वीन ऑफ स्पाइसेज। स्पाइसेज यानी मसाला, मसालों का राजा काली मिर्च। मसालों की रानी छोटी इलायची यानी स्मॉल कार्डेमम। स्मॉल कार्डेमम। सब्जियों का राजा आलू, सब्जियों की रानी भिंडी।
यानी किंग ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, सब्जियों का राजा आलू, सब्जियों की रानी भिंडी। इसी प्रकार गरीबों का मांस किस फसल को कहते हैं? मीट ऑफ पुअर्स, सोयाबीन को। वंडर क्रॉप, वंडर फसल किस फसल को बोलते हैं? सोयाबीन को बोलते हैं। वनस्पतिक मीट किस फसल को बोलते हैं? चौला को बोलते हैं। फेमाइन रिजर्व, फेमाइन अकाल, फेमाइन रिजर्व मिलेट को बोलते हैं। केमल क्रॉप किस फसल विशेष को बोलते हैं? जवार को, क्योंकि ऊंट की तरह एक बार पानी मिल गया फिर सूख गई, कई दिनों बाद में पानी मिला तो भी हरी हो जाती है, केमल क्रॉप बोलते हैं। आगे जब जवार का अध्ययन करेंगे साथियों वहां पढ़ेंगे इसको केमल क्रॉप की विशेषता क्यों पाई जाती है। तिलहनी फसलों का राजा, किंग ऑफ ऑयल सीड, किंग यानी राजा, तिलहनी फसल को बोलते हैं ऑयल सीड, यानी तेल वाली फसलें जिनके सीड में ऑयल हो, ऑयल सीड। कौन सा है राजा? सरसों। और तिल वाली फसलों की रानी, क्वीन ऑफ ऑयल सीड किसको बोलते हैं? तिल को। चारे वाली फसलों का राजा बरसीम है, लेकिन बरसीम की रानी कौन है? रिचका, यानी चारे वाली फसलों की रानी कौन है? रिचका। और चारे वाली फसलों को बोलते हैं इंग्लिश में फोडर। तो साथियों गरीबों का मांस सोयाबीन को कहते हैं, वंडर क्रॉप सोयाबीन को बोलते हैं, वनस्पतिक मीट चौला को बोलते हैं, फेमाइन रिजर्व मिलेट्स को बोलते हैं, केमल क्रॉप जवार को बोलते हैं, तिलहनी फसलों का राजा सरसों, तिलहनी फसलों की रानी तिल, चारे वाली फसलों का राजा बरसीम, चारे वाली फसलों की रानी रिचका। गरीबों का फल, फ्रूट्स ऑफ पुअर मैन, गरीबों का फल किसको बोलते हैं? बेर। ये जो 3-4 लाइनें बोलूंगा मैं गरीबों के, उसको ध्यान से पढ़े। इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, लेकिन किसी भी बुक्स में, किसी भी कोचिंग में अलग अलग जगह दिया हुआ था, एक जगह कलेक्ट करके दिया है मैंने, ताकि आपके कंफ्यूज क्लियर हो जाए। गरीबों का फल बेर, गरीबों के घी का विकल्प तिल, गरीबों का मित्र आलू, गरीबों का अनाज बाजरा, गरीबों का सब्जी बैंगन, गरीबों का संतरा टमाटर, गरीबों का फ्रीज बकरी। ऐसा और किसी जगह आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ध्यान से पढ़ो। एक साथ इसीलिए लिखा है कि कंफ्यूज क्लियर हो जाए। गरीबों का फल बेर, गरीबों के घी का विकल्प तिल, गरीबों का मित्र आलू, गरीबों का अनाज बाजरा, गरीबों की सब्जी बैंगन, गरीबों का संतरा टमाटर, गरीबों का फ्रीज बकरी। शुष्क फलों का राजा, फलों का राजा तो आम था, शुष्क फलों का राजा यानी शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले फलों का राजा कौन है? बेर। और राजस्थान में तो ये वास्तव में ही शुष्क फलों का राजा है। खरपतवारों का राजा किस खरपतवार को बोलते हैं? गाजर घास को, जिसको अपन कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। दालों का राजा किसको बोलते हैं? चना को यानी ग्राम को यानी चिकपी को। लेग्यूम्स का राजा सोयाबीन, ध्यान रखना, दालों का राजा चना, लेकिन लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनेसी फसलों का राजा कौन है? सोयाबीन। फूलों का राजा गुलाब को, रोज को बोलते हैं, लेकिन फूलों की रानी कौन है? गुलदाउदी। किंग ऑफ फ्लावर्स, क्वीन ऑफ फ्लावर्स। राष्ट्रीय फल किसको बोलते हैं? आम को। ईस्ट ऑफ ग्लोरी किस फूल को बोलते हैं? गुलदाउदी को। ईस्ट यानी पूर्व दिशा, ग्लोरी यानी शान, यानी पूर्व की शान है। क्या है? पूर्व की शान, पूर्व की ग्लोरी है। पूर्व यानी दिशा, पूर्व दिशा, ग्लोरी यानी शान। ईस्ट ऑफ ग्लोरी गुलदाउदी को बोलते हैं। अटम क्वीन किसको? क्वीन यानी रानी। अटम क्वीन किस फ्लावर को बोलते हैं? किस पुष्प को? गुलदाउदी को। वंडर ट्री नीम को कहते हैं। साथियों वंडर क्रॉप अलग होता है, वंडर ट्री अलग होता है। तो वंडर ट्री यानी पेड़ कौन सा है? नीम। एग प्लांट, एग प्लांट किसको बोलते हैं? बैंगन को। यानी एग का मतलब अंडा, याद रह जाएगा क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। एग यानी क्या होता है? EGG। एग यानी क्या होता है? अंडा। और जो एग प्लांट किसको बोलते हैं? बैंगन। तो जैसे अंडा होता है वैसे ही बैंगन होता है। ऐसा बैंगन होता है, ऐसा ही अंडा होता है। एक सिरा कम पतला, एक सिरा ज्यादा चौड़ा। जबकि जो टमाटर वगैरह होते हैं वो गोल होते हैं। तो ये एग यानी अंडे की तरह जो प्लांट यानी पौधा है, फल है, वो कौन सा है? बैंगन। यानी बैंगन का आकार अंडे के आकार की तरह दिखता है। रात की रानी किस पौधे को बोलते हैं? सेस्ट्रस नोक्ट्रस को बोलते हैं। स्वर्ग का सेव, स्वर्ग का सेव यानी एप्पल ऑफ पैराडाइज, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। एप्पल ऑफ
हेवन या पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज या हेवन, यानी स्वर्ग का सेव, हेवन का सेव, पैराडाइज का एप्पल किसको बोलते हैं? स्वर्ग का सेव, केला या बनाना को। फसल जगत का ड्रोसोफिला किसको बोलते हैं? मक्का को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ड्रोसोफिला पर वैज्ञानिकों ने अनेक कार्य किया था, उसी प्रकार पादप जगत में ड्रोसोफिला पर अनेक कार्य, मक्का पर अनेक कार्य हुए थे, इसलिए फसल जगत का ड्रोसोफिला किसको बोलते हैं? मक्का को। आदम फिग किस पौधे फल को बोलते हैं? केला को। बटर फ्रूट्स किसको बोलते हैं? एवोकाडो को। पेय पदार्थों की रानी क्या है? चाय। दिन भर आप चाय पीते रहते हो तो पेय पदार्थों की रानी क्या है? चाय। लेकिन सही पेय पदार्थ, रॉयल ड्रिंक्स, ये तो है पेय पदार्थों की रानी चाय, लेकिन सही पेय पदार्थ यानी रॉयल ड्रिंक्स, ROYL, रॉयल ड्रिंक्स क्या है? कॉफी। रॉयल ड्रिंक्स यानी सही पेय पदार्थ कौन सा है? कॉफी। ये तो है क्वीन ऑफ ड्रिंक्स यानी पेय पदार्थों की रानी कौन से? चाय। जबकि सही पेय पदार्थ रॉयल ड्रिंक्स कौन है? कॉफी। पीला सोना किस पौधे को बोलते हैं? जोजोबा। वन का राजा किसको बोलते हैं? टीक। ऐसा नहीं आप शेर बोल दो, शेर जंगल का राजा होता है। वन का राजा किस पौधे को बोलते हैं? टीक को। स्वर्ग का पौधा, देखो स्वर्ग का सेम अलग था केला, लेकिन स्वर्ग का पौधा यानी ट्री ऑफ हेवंस क्या बोलते हैं? TRW, ट्री यानी पौधा ऑफ हेवन। ट्री ऑफ हेवन, स्वर्ग का पौधा किसको बोलते हैं? नारियल को। मोटे अनाज का राजा कौन है? ज्वार। जबकि अनाज का राजा अलग है, मोटे अनाज का राजा अलग है। मोटे अनाज यानी कोर्स सीरियल, किंग ऑफ कोर्स सीरियल, किंग ऑफ कोर्स सीरियल, CORSCEREAL, सीरियल से ना अनाज, कोर्स यानी मोटे। मोटे अनाज का राजा कौन है? ज्वार। सेंचुरी प्लांट किसको बोलते हैं? खजूर को। छोटे किसानों की सिंचित फसल, स्मॉल फार्मर्स इरिगेटेड क्रॉप किसको बोलते हैं? ऑयल पाम को। प्राचीनतम कृषित उष्ण कटिबंधीय फल किसको मानते हैं? केला को। तो ये अपन ने पढ़ा था कि किसके लिए, किस पौधे के लिए कौन सा विशेष नाम से जाना जाता है। अगला अपना और भी शॉर्ट टॉपिक है कि कौन सा रसायन किस फसल विशेष में पाया जाता है। एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। गोसीपोल किस में पाया जाता है? कपास में। जब फसल विशेष पढ़ेंगे, हर फसल का अध्ययन वहां पढ़ेंगे कौन सा रसायन कितनी मात्रा में पाया जाता है। अपन अभी पढ़ रहे हैं कौन सा रसायन कौन सी फसल में पाया जाता है। मैंने हर टॉपिक में पॉइंट टू पॉइंट कलेक्शन किया मैक्सिमम क्वेश्चनों का। जैसे एक रसायन का पढ़ा, जैसे नहीं 4 रसायन उदाहरण लिख दिए 4 क्रॉप के, नहीं, मैंने प्रत्येक जगह कलेक्ट किया है। जितना मैटर आपको नंबर ऑफ बुक्स 15-20 किताबों में मिल सकता है, 15-20 कोचिंगों में, उससे ज्यादा मैटर आपको एग्रीमेंट्स क्लासेस में ऐड किया है। तो आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। इससे यदि क्वेश्चन बाहर जाता है तो आप और कोचिंग वाले कभी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यदि एग्रीमेंट्स क्लासेस के स्टूडेंट नहीं कर पाए तो आप निश्चिंत होकर, आप अच्छी जगह तैयारी कर रहे हैं, बड़े जोश और उत्साह के साथ तैयारी जारी रखिए। अपन पढ़ रहे हैं फसल व रसायन, यानी कौन सी क्रॉप में कौन सा रसायन पाया जाता है। जैसे गोसिपोल किस में पाया जाता है? कपास में। न्यूरोटॉक्सिन किस फसल में पाया जाता है? लथाइरस में। एरोसिक एसिड किस फसल में पाया जाता है? सरसों में। गोसिपोल किस में पाया जाता है? कपास में। न्यूरोटॉक्सिन लथाइरस में। इरुसिक अम्ल एसिड या अम्ल किस में पाया जाता है? सरसों में। गोइट्रोजन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। सेपोनिन किस में पाया जाता है? रिचका में। अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाया जाता है, जिससे मूंगफली में कड़वापन भी होता है। दूरिन यानी जिसको HCN बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड या HCN या दूरिन किस में पाया जाता है? या पुरुषिक अम्ल जवार में। रेजिन्स किस में पाया जाता है? आम में। गोसिपोल कपास में। न्यूरोटॉक्सिन लथाइरस में। इरुसिक एसिड सरसों में। गोइट्रोजन सोयाबीन में। सेपोनिन रिचका में। अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में। दूरिन जवार में। रेजिन्स आम में। अब है क्योरसेलिन किस में पाया जाता है? प्याज में। और क्योरसेलिन से पीला रंग होता है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं क्योरसेलिन किस में पाया जाता है? प्याज या ओनियन में। और प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्योरसेलिन में। आप ध्यान से देखें, प्याज का पीला रंग क्योरसेलिन से होता है, लेकिन प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्योरसेलिन के कारण और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है।
प्याज के अंदर एंटी फंगल गुण, एंटी फंगल प्रॉपर्टी केटेजोल कारण पाई जाती है। केटेजोल किस में पाया गया जाता है? प्याज में। उसके कारण क्या होता है? एंटी फंगल, फंगल यानी फफूंद या कवक, एंटी कवकनाशी गुण जो प्याज में पाया जाता है किसके कारण होता है? केटेजोल के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्याज में पाया जाता है और इससे क्या होता है? तीखापन या पंजेंसी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पंजेंसी बोलते हैं तीखापन को। प्याज में तीखापन या पंजेंसी किस रसायन के कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। नाम को देख लें, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंवला में मैलिक एसिड पाया जाता है जिसके कारण कसेलापन होता है। मैलिक एसिड आंवला में पाया जाता है जिससे कसेलापन होता है। जैसे प्याज का तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से था, वैसे ही लहसुन का तीखापन या पंजेंसी किससे है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन ध्यान से देखें, प्याज का तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से था, जबकि लहसुन का तीखापन डाई एलाइल डाइसल्फाइड से था। लहसुन में सुगंध किस कारण होती है? एलाइसिन के कारण। किसमें होती है लहसुन में सुगंध? एलाइसिन के कारण। सेपोनिन मटर में भी पाया जाता है। आप ध्यान से देखें, मटर में एक रसायन पाया जाता है क्लोरमेक्वेट, इसके कारण सूखा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। तो सूखा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में जो सहायक है क्लोरमेक्वेट, वो किस में पाया जाता है? मटर में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्ता गोभी यानी कैबेज। पत्ता गोभी सबने देखी है, अपने सिलेबस में भी है, जब हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। कैबेज यानी पत्ता गोभी है, इसमें एक रसायन पाया जाता है इंडोल 3 कार्बेनॉल नाम का रसायन। खास चीज है, इसमें कैंसर प्रतिरोधी गुण होता है। पत्ता गोभी का कैंसर प्रतिरोधी गुण किस रसायन के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आ चुका है। पत्ता गोभी का कैंसर प्रतिरोधी गुण इंडोल 3 कार्बेनॉल रसायन के कारण होता है। पत्ता गोभी में सुगंध सिनग्रीन के कारण होती है। मूली में तीखापन किस कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। अब ध्यान से देखें, मिर्च के बारे में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च से ओलियो रेजिन प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अब जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैप्सेथीन और कैप्सेसिन, ये बहुत ही कंफ्यूज है, नाम में थोड़ा सा फर्क है। कैप्सेथीन, कैप्सेसिन, केवल थी और सी का फर्क है, बाकी नाम सेम है। और ये फर्क आपको एक क्वेश्चन सही और गलत करवा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरिट आपकी इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ये अक्सर ये जो 2 नाम हैं ये काफी बच्चों के सिलेक्शन को प्रभावित कर चुके हैं, क्योंकि ये अक्सर आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इस नाम को सही नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो आपके लिए ये क्वेश्चन अब सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। कैप्सेथीन, कैप्सेसिन, ये थी है और सी है। कैप्सेथीन है तो इससे मिर्च का लाल रंग होता है, और कैप्सेसिन है तो इससे मिर्च का तीखापन होता है। कैप्सेथीन मिर्च का लाल रंग, कैप्सेसिन मिर्च का तीखापन। सेपोनिन सफेद मूसली में पाया जाता है। लिनालून, यूजीनोल, ग्लीरोल, मिथाइल सेविकोल किस में पाए जाते हैं? तुलसी में। तुलसी में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं? लिनालून, यूजीनोल, ग्लीरोल, मिथाइल सेविकोल। इसी प्रकार नीम के पौधे में एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एजाडिरेक्टिन। कितना पाया जाता है? 0.3 से 0.35%। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रसायन है, मात्रा पूछ लेते हैं। नीम में एजाडिरेक्टिन 0.3 से 0.35% पाया जाता है। इसके अलावा नीम में निम्बिडिन और निम्बिन भी पाए जाते हैं। सोलेनिन किस में पाया जाता है? आलू में। सोलेनिन किस में पाया जाता है? आलू में। इससे आलू का हरा रंग हो सकता है। इसकी मात्रा 20 ग्राम मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से कम होनी चाहिए, यानी 100 ग्राम आलू में 20 मिलीग्राम से कम सोलेनिन होना चाहिए। बैंगन में लिनोलिक व लिनोलेनिक पाए जाते हैं। इनका काम होता है रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण रखना। बैंगन का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। मार्मेलोसिन किस में पाया जाता है? बेल के पौधे में पाया जाता है। कुकुरबिटेसी पौधे होते हैं, कुकुरबिटेसी जो होते हैं ना, ककड़ी, खीरा, तरबूज, जो कुकुरबिटेसी की सारी सब्जियां होती है, कुकुरबिटेसी में जो करेला होता है उसमें कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। कुकुरबिटेसी का जो एक फल होता है करेला, कड़वा होता है, मोमोर्डी का चरणसिया नाम होता है, जो होता है उसमें करेले में कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। इसका काम होता है करेले को खराब होने से बचाता है लंबे समय तक। लेकिन इसी करेला में जो मार्मेलोसिन होता है उसका काम होता है मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक।
तो करेला में जो कुकुरबिटेसिन होता है उसका काम है करेला को खराब होने से बचाना, लेकिन इसी करेला में जो मार्मेलोसिन होता है उसका काम होता है मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद। इसी प्रकार विथेनिन और सोमनीपेरिन किस में पाए जाते हैं? अश्वगंधा में। और खीरा में जो कड़वापन होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण। पपीते का पीला रंग, ये भी क्वेश्चन काफी बार इंपॉर्टेंट BHU के एग्जाम में भी आ चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी, कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका जेंथिन के कारण। सलजम में तीखापन किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। बादाम का कड़वापन किसके कारण होता है? एमाइलेडिन के कारण। अरहर व चौड़ा में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो अपन ने पढ़ा था कि कौन सा रसायन किस फसल विशेष में पाया जाता है। लिस्ट अपन काफी लंबी पढ़ रहे हैं, आपको जरा लग सकता है कि सर बहुत ज्यादा नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन मैं जरा इतने लंबी लिस्ट, इतना अच्छा कलेक्शन इसलिए लिखा रहा हूं कि आप यह कोचिंग करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि जितना मैंने 10-15 कोचिंगों में हासिल किया है उतना मैंने एग्रीएंस क्लासेस के ऑनलाइन ऐप में घर बैठे हासिल किया है। अब पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक व उनका योगदान, यानी कौन सी चीज के लिए कौन से वैज्ञानिक का विशेष योगदान रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। भाई किसकी खोज किसने की, या ये इसका जो योगदान स्पेशली किस वैज्ञानिक का रहा। हालांकि फसल पढ़ते हैं जब फसल विशेष में उसका अध्ययन करेंगे, फिर भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। सुपर धान, सुपर चावल, धान या ऐसे भी हो सकता है सुपर राइस लिखा हुआ होगा। सुपर राइस की खोज किसने की थी? GS कुश नाम के वैज्ञानिक ने की थी। संकर धान की खोज किसने की थी? YL लोंगपिंग नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सुपर धान के लिए योगदान किसका है? GS कुश। संकर धान के लिए यानी हाइब्रिड राइस के लिए, सुपर राइस और हाइब्रिड राइस, सुपर राइस के लिए कौन था? सुपर धान के लिए GS कुश, संकर धान के लिए YL लोंगपिंग। सुनहरा धान के लिए यानी गोल्डन राइस के लिए, गोल्डन राइस के लिए जब राइस पढ़ेंगे, जब इसको विस्तार से अध्ययन करेंगे गोल्डन धान को, सुनहरा धान या गोल्डन राइस की खोज किसने की थी? इग्नो पोस्ट, इसने इसका योगदान रहा है। सुपर गेहूं यानी सुपर व्हीट, व्हीट यानी गेहूं के लिए कौन सा वैज्ञानिक है? S नागार्जुन। क्रॉप आइडियोटाइप की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? डोनाल्ड नाम के वैज्ञानिक ने। तो क्रॉप आइडियोटाइप किसने दिया? डोनाल्ड ने। हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? NE बोरलॉग यानी नॉर्मन E बोरलॉग। लेकिन भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? FW वेंट नाम के वैज्ञानिक ने। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने। श्वेत क्रांति का जनक किसको मानते हैं? वर्गीस कुरियन को। इंद्रधनुष क्रांति का जनक किसको मानते हैं? नीतीश कुमार को। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, अपन ने क्रांतियां पढ़ी है उसमें पढ़ा था गोल्डन रिवॉल्यूशन का KL चड्डा को मानते हैं। भारत में बीटी कपास का जनक किसको मानते हैं? CD मेय नाम के वैज्ञानिक को। लेकिन संकर कपास हाइब्रिड कॉटन का जनक किसको मानते हैं? CT पटेल को। नोबल केन मतलब शुगर केन में जो नोबल है सेकेरम ऑफिसिनेरम है, आगे पढ़ेंगे। तो नोबल केन का योगदान किसका माना जाता है? TS वेंकट रमन में। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की। नाम से देखना फंक, जबकि माइकोराइजा किसने की? फ्रंक। तो ये रे का डिफरेंस है, फ्रंक ने की थी। बायोडायनेमिक खेती की खोज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। बायोडायनेमिक यानी जैविक अवधारणा वाली खेती की खोज किसने की थी? रुडोल्फ स्टेनर ने। पीएच यानी जो पीएच स्केल होती है उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। और जो पीएफ वैल्यू होती है पीएफ, उसकी खोज किसने की थी? स्कोफिल्ड नाम के वैज्ञानिक ने की थी। मिश्रित खेती किसने दिया था? लाफ्लिट्ज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटियो जो प्रोटीन रिच होता है उसकी खोज किसने की थी? आशीष दत्त ने। इकोलॉजी परिस्थितिकी शब्द किसने दिया? हेक्ले ने। लेकिन इकोसिस्टम यानी परिस्थितिकी तंत्र, परिस्थितिकी और परिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी दिया था हेक्ले नाम के वैज्ञानिक ने, इकोसिस्टम दिया था टेंसले नाम के वैज्ञानिक ने। रिले फसल, आगे जब परिभाषाएं पढ़ेंगे, जब रिले फसल होगी
जैसे रिले दौड़ होती है ना, इस फसल की बुआई की यहाँ काटी, रिले दौड़ में क्या होता है, ये बंदा दौड़ के यहाँ आता है, फिर ये दौड़ने लग जाता है। इसी प्रकार रिले फसल की इस प्रकार बुआई करते हैं। तो रिले फसल किसने दिया था, SS बेंस ने। बाजरा में पौधारोपण, पर्ल मिलेट में जो पौधारोपण की खोज, ये टेक्निक किसने दी थी, RS गौतम नाम के वैज्ञानिक ने। सोइल सोलराइजेशन की खोज किसने की थी, NT यदुरज्जु ने की थी। साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो, सिंपल, कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक। साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की, साधारण सूक्ष्मदर्शी खोज की YL ल्यूवेनहोक, संयुक्त की खोज की जॉनसन एंड जॉनसन ने, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज की थी नोलेव रस्का ने। ARS सेवाएं सबसे पहले किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई, ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, कृषि वैज्ञानिक सेवाएं MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में लागू हुई। SRI जो एक बुआई का मेथड है धान का, उसकी खोज किसने की थी, राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में इस पर अध्ययन कार्य हुआ था। CRI जो गेहूं में सिंचाई अवस्था है, उसकी खोज किसने की थी, RLB भारद्वाज ने। इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर शस्य फसल की श्रेय किसको दिया जाता है, अयर को। क्रॉप लॉगिंग की खोज किसने की थी, HF क्लीमेंट ने। नाइट्रीकरण शब्द नाइट्रीकरण पर कार्य किसने किया था, विनोग्रेडस की ने। तो साथियों, अपन ने इस टॉपिक में एक एक करके फसलों में होने वाले रसायन, फसलों के मुख्य नाम तथा इसके बारे में जो विशेष वैज्ञानिकों का योगदान दिया उसका अध्ययन किया था, है काफी विस्तार से अध्ययन किया है। आप इन स्लाइड को बार बार पढ़ोगे तो ये आपको नाम याद हो जाएंगे, बहुत इजी लगेंगे।